हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। निरामया योग यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम यूजीसी नेट योग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मोटिव ये होता है कि आपको आइडिया लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपका क्या अप्रोच होना चाहिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अभी हम स्टार्टिंग से 2017 से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट टू 15 क्वेश्चन को कवर किया और आज की वीडियो में हम 16 से 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 16th क्वेश्चन, हठ रत्नावली में वर्णित कुंभकों के प्रकार। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस ग्रंथ में कितने कुंभक हैं और उनका क्या क्रम है। इस तरह से क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 9 कुंभकों का वर्णन किस ग्रंथ में है, अष्ट कुंभक का वर्णन किस ग्रंथ में है, उनका सीक्वेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। हठ रत्नावली में 9 कुंभकों का वर्णन है। तो एक क्वेश्चन आपका यही बन गया कि 9 कुंभकों का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो चलिए देखते हैं कि वो 9 कुंभक कौन से हैं। भस्तिका, भ्रामरी, सूर्य भेदन उज्जाई, शीतली मूर्छा, शीतकारी, केवली एवं भुजंगकर्णी। इस प्रकार हठ रत्नावली में 9 कुंभकों का वर्णन है। तो देखिए कहीं भी प्लावनी का वर्णन हठ रत्नावली में नहीं है, तो आपका आंसर यहीं पे ठीक हो जाता है कि ऑप्शन सी को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखिए ऑप्शन सी फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और आपका फोर्थ में भी है। तो यहाँ से आपके ये सारे आंसर रॉन्ग होते हैं। तो आपका सही आंसर है 3, जिसमें ए, बी और डी। एलिमिनेशन से भी आप अपने क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। यदि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो कोशिश करिए कि जो आपको लगता है कि कुछ ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है या कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो आप उससे एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। एलिमिनेशन से कई सारे क्वेश्चन को हम ठीक कर सकते हैं। तो आपको यदि पता होगा कि हठ रत्नावली में कुंभकों का क्या वर्णन है, तो हठ रत्नावली में इस प्रकार कुंभक हैं कि सूर्य भेदन उज्जाई, शीतकारी शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी, मूर्छा एवं प्लावनी। तो प्लावनी का वर्णन आपके हठ प्रदीपिका में है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन प्लावनी से केवल एक ट्रिक से एक क्लू आपको मिला और आपका पूरा आंसर ठीक हो गया। इस प्रकार इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो इसे आप शॉर्ट ट्रिक से कीड़ा भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि विटामिन के, ई, डी, ए जो है वसा में घुलनशील हैं और विटामिन ए और विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं आपके जल में घुलनशील हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ए और डी। ए और डी, तो आपका ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार लाभदायक हैं। कफ प्रकृति में जब भी आपको कफ रहता है तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपको बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें और भारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जो हैवी रहती हैं। और तो स्निग्ध यानी जिसमें चिकनापन होता है वो आपको नहीं लेना है, और गुरु यानी कि आपको कोई भी भारी चीज़ नहीं लेनी है। तो आप देखते हैं कि स्निग्ध का अपोजिट रहता है रुक्ष, तो आपको रुक्ष लेना है, और गुरु का अपोजिट है लघु, यानी आपको हल्का और रुक्ष भोजन जो है आहार अपने आहार शामिल करना है यदि आपकी कफ प्रवृत्ति हो। तो उसी अनुसार आपका ऑप्शन बनता है बी और सी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन, हठ प्रदीपिका के अनुसार योगाभ्यासियों के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अपथ्य हैं। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यदि आपको नहीं भी पता हो फिर भी आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो उस अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूध तो होगा ही, क्योंकि सभी ग्रंथों में दूध का वर्णन है। तो ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन बी आप देखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है कि बी फोर्थ में है, बी और कहीं भी नहीं है। तो आपका अपने एलिमिनेशन से ही और एक अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।
फिर भी देखते हैं कि नवनीत, नवनीत जो है वो उसको मक्खन को बोला जाता है, तो नवनीत और दूध का सेवन आप कर सकते हैं। दही और तक्र को पूरी तरह से अपथ्य बताया गया, तो आपको इसका सेवन नहीं करना है। इस प्रकार आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होता है। नेक्स्ट है, नेत्र विकारों के लिए कौन सी शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, कि लाभदायक पढ़ा वहीं पर रुक गए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन को सबसे अच्छे से पढ़ेंगे, 2-3 बार उसको आप रिपीट करेंगे और समझेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो आपने यहाँ पर इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि नहीं लिखा है, ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए त्राटक और नेति। त्राटक डायरेक्ट आपकी आँखों पर काम करता है और जल नेति भी जो आपकी नेज़ल कैविटी को क्लीन करते हुए पूरा आपकी आँखों से संबंधित विकारों को भी दूर करती है। किंतु बस्ती और नौली, ये दोनों ऑप्शन का कहीं भी डायरेक्ट आपके नेत्र विकारों से संबंध नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी और डी यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि नेत्र विकारों के लिए कौन सी शुद्धिकरण विधि नहीं है, तो वो है बस्ती और नेति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौमुखासन निम्न में से मुख्यतः किन में लाभप्रद होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लाभप्रद होता है, तो गौमुखासन का डायरेक्ट संबंध आपके नेत्र दोषों से तो नहीं है, त्वचा रोग से भी इसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो ये आपके फेफड़ों के रोग एवं पीठ के दर्द के लिए लाभदायक है। तो ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन बी और डी आपका है थर्ड में, तो 21 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कौन से आसन नहीं करने चाहिए। तो फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि नहीं करना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आपको कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन नहीं करने हैं, आगे को झुकने वाले अभ्यासों को आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जब भी आप शशांक आसन करते हैं तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आगे झुक के करते हैं, और पाद हस्तासन में भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, आगे झुकते हैं। तो ऑप्शन सी और डी आपका इनकरेक्ट है, इसको एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन ए मकरासन एवं भुजंगासन, ये आसन आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में लाभदायक है। तो आपको देखना है कि लाभदायक कौन सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी और डी इज़ दी राइट आंसर। सी एंड डी यानी कि ऑप्शन 2 आपका दूसरा करेक्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तनाव जनित रोग है। तनाव जनित यानी कि टेंशन से, जब स्ट्रेस में आप रहते हैं तो कौन सा रोग उससे रिलेटेड है। तो जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो सिर दर्द आपको होता है, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और मधुमेह डायबिटीज़ भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है उसको रिलीज़ करता है, और आपका इंसुलिन का जो सिक्रीशन है उसको अफेक्ट करता है। तो ए बी सी इज़ द राइट आंसर। ऑटिज्म जो है वो तनाव जनित रोग नहीं है, क्योंकि ये आपका एक बच्चों में पाया जाने वाला एक डिसऑर्डर है जिसमें आपका बॉडी और ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता। तो ऑटिज्म का डायरेक्ट संबंध कोई तनाव से नहीं है, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह। इट मीन्स द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुरासन निम्न में से किन में निषिद्ध है, यानी कि आपको कौन सी जो भी डिजीज़ है, प्रॉब्लम है, उसमें धनुरासन नहीं करना है। तो आप देखते हैं कि धनुरासन, एक तो आपको उच्च रक्तचाप, यदि हाई ब्लड प्रेशर हो तो आपको धनुरासन नहीं करना है, और आपको हर्निया हो तो आपको धनुरासन नहीं करना है, यानी कि ए और डी इज़ द इनकरेक्ट, इसमें आपको नहीं करना है। कौन से रोग में निषिद्ध है लिखा है ना इसमें, तो ए और डी, 24 का आपका ए और डी, ऑप्शन 2 इज़ दी करेक्ट। यानी कि आपको जब आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, बीपी का आपका प्रॉब्लम हो और हर्निया हो तो आपको धनुरासन का अभ्यास नहीं करना है। यौगिक अभ्यास में मंद और सतत व्यायाम सम्मिलित हैं।
थकावट होती है, मन की शांति मिलती है, कठोर व्यायाम सम्मिलित है। देखिए योगिक अभ्यास में थकान होती है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये आपको और भी थकान को दूर करता है, रिलैक्स करता है, मन को शांति मिलती है, यस बिल्कुल करेक्ट है। कठोर व्यायाम सम्मिलित हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज द रॉन्ग। मंद और सतत व्यायाम सम्मिलित हैं, दिस इज द राइट। इट मीन्स ए और सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 असर्शन और रीजन। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करने के लिए आपको एक तो आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए कि आपका कंसेप्ट क्या कहता है, और दूसरा क्वेश्चन को लिंक करने का कोशिश करिए कि दोनों लाइन जो असर्शन है, रीज़न है, क्या एक दूसरे के लिए सटीक हैं। यदि असर्शन आपका सही है तो आपको देखना है कि आपका जो रीज़न है क्या वो सही है। पहले दोनों लाइनों का ठीक से मतलब समझें, उसके बाद उनको लिंक करने का कोशिश करें, उनको मिलाएं दोनों को। यदि सटीक बैठता है तो आपका आंसर उसी अकॉर्डिंग आपको देना है, और कोई भी ऑप्शन गलत होता है तो भी आपको उसी अनुसार आंसर देना है। तो इसमें देखते हैं कि आपका कथन क्या है। क्रिया योग से क्लेश की निवृत्ति होती है जिससे समाधि प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि क्रिया योग में बताया गया तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से आपका क्लेशों का तनुकरण होता है एवं समाधि की प्राप्ति होती है। डायरेक्ट आपके ये यदि आपने पतंजलि योग दर्शन पढ़ा है तो इसमें क्रिया योग में डायरेक्ट लिखा है कि समाधि की प्राप्ति एवं क्लेशों का तनुकरण। तो इसमें तर्क कहता है तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान समाधि प्राप्ति हेतु क्रिया योग के शक्तिशाली साधन हैं। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है कि क्रिया योग से क्लेशों की निवृत्ति जिससे समाधि की प्राप्ति, और इन्होंने यहाँ पे क्रिया योग को पूरा बताया है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यान समाधि प्राप्ति हेतु क्रिया योग के शक्तिशाली साधन हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, जिसमें बताया है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इस तरह से देखिए आपको कंसेप्ट यदि पता हो कि क्रिया योग क्या है, क्रिया योग में क्या बताया गया है योग दर्शन में, तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका ऑप्शन, आपका जो भी क्वेश्चन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंध योग के शक्तिशाली साधन है। बिल्कुल सही है कि जब आप योग प्रैक्टिस करते हैं, यदि आप बंध का प्रयोग करते हैं, जालंधर, मूल बंध, उड्डयन बंध, तो एक आपका योग बहुत इफ़ेक्टिव होता है और उससे आपको आपकी प्रैक्टिस इन्हेंस होती है। और ये बिल्कुल सही है कि शक्तिशाली साधन है। प्राणायाम के अभ्यास के साथ बंध का उपयोग आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर यदि देखें कि केवल आनंद की प्राप्ति के लिए, तो ये ऑप्शन कुछ गलत सा लगता है, क्योंकि आनंद की प्राप्ति, योग तो पूरा ही आनंद देने वाला एक अभ्यास है। प्रत्येक अभ्यास जब आप करते हैं तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पर ये कहना कि प्राणायाम के अभ्यास के साथ बंध का उपयोग केवल आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो ये कुछ उचित यहाँ पर नहीं लगता है, क्योंकि यूजीसी के अनुसार इसमें ऑप्शन 2 बताया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पे बताया गया है कि प्राणायाम के अभ्यास के साथ बंध का उपयोग आनंद की प्राप्ति के लिए, और ऊपर लिखा है कि शक्तिशाली साधन है, तो थोड़ा सा लाइनों में मिसमैच है। तो उस अनुसार यूजीसी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, खनिज सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ठीक है, मिनरल्स जो हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, खनिज पोषाहार के लिए आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है, आपके न्यूट्रिशन के लिए आपको मिनरल्स की आवश्यकता होती है, यद्यपि उनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। बिल्कुल ठीक है, कम मात्रा में जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको कम मात्रा में चाहिए, लेकिन पूरा स्किप करना ठीक नहीं है। कई बार हम अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इग्नोर करते हुए केवल मैक्रो पे फोकस करते हैं, तो हमें बहुत सारी डेफिशिएंसी देखने को मिलती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, इट मीन्स कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, और इनकी कम मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपका
2 इज़ द राइट कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए यहाँ पे भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यदि आपको कंसेप्ट पता हो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं और हमारे शरीर में इसकी कितनी आवश्यकता होती है, तो आप इसको केवल क्वेश्चन मात्र देखने से ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो असर्शन रीजन के लिए आपको अपने सब्जेक्ट का, अपने अपने जो भी विषय है उसका कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है 29, अंतराय योग साधना में बाधक हैं। ठीक है, अंतराय जो आपके 9 अंतराय दिया गया, व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अलब्ध, भूमिकत्वानि, चित्त विक्षेप, इस तरह से बताया गया है कि जो आपके 9 अंतराय हैं वो चित्त का विक्षेप है, यानी कि बाधक हैं आपकी साधना में। और जो तर्क कहता है दुख दौर मनस्य अंग में जयत, तो श्वास और प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं। तो आप जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पर अंतराओं के बारे में कहा गया, अंतराएं जो कि 9 दी गई हैं योग सूत्र में, और नीचे ये विक्षेप सहभुआ है, यानी कि ये भी बाधक हैं लेकिन ये अंतराओं के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, ये विक्षेप सहभुआ है। तो दुख दौर मनस्य अंग में जय, तो श्वास और प्रश्वास का अलग है और अंतराय अलग हैं। यद्यपि दोनों बाधक हैं किंतु दोनों को अलग अलग योग दर्शन में बताया गया है। तो आप देखेंगे कि दोनों सही तो हैं, दोनों आपके ठीक हैं, किंतु सही व्याख्या नहीं है क्योंकि अंतराय अलग हैं। और विक्षेप सहभुआ, विक्षेप जो दुख दौर मनस्य इत्यादि हैं, ये योग सूत्र में अलग से बताए गए हैं। तो आप देखेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल नॉलेज रखेंगे तो आपको अपने पेपर में असर्शन रीजन के क्वेश्चन को करने में बहुत हेल्प मिलेगी और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नंबर 30 देखते हैं, योगिक विधियां अपनाकर रोगों का प्रबंधन योग चिकित्सा है। ठीक है, योग की जो मेथड्स हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो आप रोगों का जो डिजीज़ मैनेजमेंट है उसको ठीक से कर सकते हैं योग चिकित्सा के माध्यम से। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल जो कथन है, असर्शन है, बिल्कुल ठीक है। रीज़न देते हैं, योग चिकित्सा निवारात्मक, उपचारात्मक एवं पुनर्वसात्मक है। ठीक है, योग चिकित्सा जो है आपका प्रिवेंटिव है, प्रिवेंट करती है आपकी डिजीज़ को, क्योर करती है एवं रिहैबिलिटेटिव भी है, यानी कि उसको आपकी डिजीज़ को रोकती है, दोबारा नहीं आने देती है। यदि आप प्रैक्टिस ठीक से करते हैं तो जो योग चिकित्सा है वो डिजीज़ को आपके मैनेज करती है। किस तरह से करती है यहाँ पे दिया है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एवं रिहैबिलिटेटिव। तो आप देखते हैं कि दोनों ऑप्शन सही हैं। तो जब दोनों ऑप्शन सही हैं तो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें भी आपको अपने कंसेप्ट की नॉलेज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रहनी चाहिए। असर्शन रीज़न से अक्सर हमें डर लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन ठीक होगा, कई बार एग्जाम में गलत हो जाता है। उसका कारण सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज का ना होना और क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ना, यही 2 चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ आगे अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए। धन्यवाद।